Unacademy. Let's crack it. दैनिक जीवन में रसायन के अंतर्गत यानी केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ने वाले आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश में से बोलेंगे फर्टिलाइजर्स। इसके अंतर्गत हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे। पादप में पोषक तत्व के बारे में पढ़ेंगे और उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। और पोषक तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ने वाले हैं और कौन कौन से होते हैं, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं और इनके उपवर्ग यानी इसके अंदर भी कौन कौन से वर्ग होते हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं। और इनकी कमी से क्या हानि हो सकती है पौधों को, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, जैविक उर्वरक और अजैविक उर्वरक यानी इनऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज़ करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है। फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है। इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10। सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। एमपीपीएससी 2020 के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम हम पूर्ण कर रहे हैं उसके अंतर्गत हम तृतीय प्रश्न पत्र यानी सामान्य विज्ञान सामान्य अध्ययन 3 विज्ञान एवं तकनीकी जो कि 3 घंटे का रहेगा और पूर्णांक इसमें 300 होते हैं। 300 अंक का ये पेपर होता है। इसको हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दे सकते हैं। इसको हम पढ़ रहे हैं हिंदी माध्यम में। ठीक है। हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं और इसमें मैं आपको बता दूं विज्ञान एवं तकनीकी का इकाई 1 यानी भौतिकी वाला जो भाग है ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और इसके साथ हम इकाई 2 में अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है दैनिक जीवन में रसायन। ठीक है। साबुन, अपमार्जक, मोम और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जो औषधियाँ हैं और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे जो दैनिक जीवन में हम यूज़ करते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातु, अधातुएं, परमाणु संरचना, संयोजकता और ये टॉपिक है ये हम कवर कर चुके हैं। यदि इन टॉपिक्स को आप देखना चाहते हैं, अपना पाठ्यक्रम पूरा करना चाहते हैं तो
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी गई है और उस लिंक की सहायता से आप इसकी प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे। तो इसमें आपको इकाई 1 और इकाई 2 के सारे टॉपिक जो अभी कवर कराए जा चुके हैं वो आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। और ध्यान रहे जो लेक्चर यहाँ पे ज्वाइन मेंबर के लिए हैं वो सिर्फ उनके लिए ओपन होंगे जो यहाँ पे चैनल के मेंबर है, ठीक है, उनके लिए उपयोग होंगे और उनके लिए ही ये चालू रहेंगे। और यदि आप उन लेक्चर को भी देखना चाहते हैं, यदि आपने ज्वाइन मेंबरशिप नहीं लिए हैं, चैनल की मेंबरशिप नहीं लिए हैं, तो आप यहाँ पे मेंबरशिप लेके उन लेक्चर का आनंद ले सकते हैं। और मेंबरशिप कैसे ज्वाइन करना है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दी गई है, उसकी सहायता से उस लेक्चर को देखिए और उसमें बताया गया है कि किस प्रकार से आप मेंबरशिप यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करते हैं फर्टिलाइजर की, यानी उर्वरक क्या होते हैं और किस प्रकार से इसके अंतर्गत पादपों का वर्गीकरण होता है, पादप की पोषक तत्वों का वर्गीकरण होता है, ये हम इस स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। ये है फसली पादपों के पर्याप्त विकास। फसली पादप यानी जिससे हम फसल लेते हैं, ठीक है, वो फसल जिससे हम लेते हैं उन पादपों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। फसली पादप के पर्याप्त विकास, उनके डेवलपमेंट के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को कृत्रिम रूप से उपलब्ध कराने वाले पदार्थ उर्वरक कहलाते हैं, ठीक है। जो पादपों के लिए, जो फसली पादप रहते हैं उनके लिए, उनके पर्याप्त विकास के लिए आवश्यक जो पोषक तत्व रहते हैं उनको कृत्रिम रूप से यानी जो मानव द्वारा इस उपलब्ध कराने वाले पदार्थ को हम बोलेंगे उर्वरक, यानी कहेंगे फर्टिलाइजर। और इसके बाद देखते हैं इसके बारे में और। तो पादपों की गुणवत्तापूर्ण एवं आबाद वृद्धि के लिए 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता यहाँ पे पड़ती है, यानी 16 पोषक तत्वों की पूर्ति होना आवश्यक है। 16 पोषक तत्व यहाँ पे दिए गए हैं और इसके बारे में हम देखेंगे। हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, मैंगनीज, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन और कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 16 तत्व है जो कि बहुत ही आवश्यक होते हैं पादप की वृद्धि के लिए। और इसमें आगे बात करें तो उपर्युक्त पोषक तत्वों में से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन यानी CHO, ये जो है वातावरण एवं मृदा जल से प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ से प्राप्त हो जाते हैं? वातावरण, मृदा और जल से ये प्राप्त हो जाते हैं। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 जो पोषक तत्व है वो। लेकिन यदि बात करें जो बचे हुए पोषक तत्व है जो शेष वाले जो पोषक तत्व हैं, शेष पोषक तत्वों की आपूर्ति जैविक अथवा रासायनिक उर्वरकों अथवा ऑर्गेनिक और केमिकल फर्टिलाइजर्स के माध्यम से की जाती है। अब जो पोषक तत्व है उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे देखिए हमने पढ़े उर्वरक के बारे में। उर्वरक, ठीक है, उर्वरक के अंतर्गत पोषक तत्व ये शब्दावली आई है, ये क्या होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या होता है, ये हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। नहीं तो हम फर्टिलाइजर के बारे में अधूरी जानकारी रख पाएंगे, ठीक है। यदि हम पोषक तत्व के बारे में अच्छे से जान लेते हैं, क्योंकि पोषक तत्व क्या है, यहाँ पे पादपों के विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व है और इन्हीं को हम दे रहे हैं कृत्रिम रूप से। क्या, किसके द्वारा दे रहे हैं? उर्वरकों के द्वारा। तो ये इसका कंटेंट हमको जानना बहुत ही आवश्यक है, यानी पोषक तत्वों के बारे में और उनका वर्गीकरण जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो हम जानेंगे इसके बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, जो पादप है यानी जो पौधे हैं, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए वृद्धि और विकास किस पर डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है सॉइल में जो पोषक तत्व होते हैं और पोषक तत्व उपलब्ध रहते हैं उन पे, ठीक है। वृद्धि और विकास किस पे निर्भर करता है? पादपों का जो मिट्टी है, मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों पे ये डिपेंड करते हैं इसकी वृद्धि और विकास। और जो पादप रहते हैं, पादप को आवश्यक होते हैं 16 पोषक तत्व, ठीक है। 16 पोषक तत्व ये आवश्यक होते हैं इनके प्रोडक्टिव लाइफ साइकिल के लिए, यानी इनका जीवन चक्र रहता है, इनको अच्छे से पूरा करने के लिए इनको 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। और इसको यानी जो प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उसको जो 2 क्लासेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स बेसिस ऑन द क्वांटिटीज दे रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनमें जो पादप रहते हैं, पादप में इनकी आवश्यकता के अनुसार, यानी इनकी जैसे हम पोषक तत्व दे रहे हैं, पोषक तत्व कितनी मात्रा में हो, ठीक है, कितनी मात्रा में पादप को आवश्यक हो रहा है,
वो उसके अनुसार यहाँ पे 2 वर्गों में से विभाजित किया गया, यानी पादप में आवश्यक पोषक तत्वों की क्वांटिटी के आधार पे यहाँ पे 2 वर्ग यहाँ पे बनाए गए हैं। पहला है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जानेंगे दोनों के बारे में एक एक करके। पहले पढ़ते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, सॉरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, मैक्रो है और दूसरा माइक्रो। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यहाँ पे कि मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो कि पादपों को ज्यादा मात्रा में, ठीक है, ज्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं, यानी उनकी ज्यादा मात्रा उनको लगती है पादपों को। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में क्या होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में पादपों को इनकी कम मात्रा लगती है, जो पोषक तत्व रहते हैं, तो इनको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। कम मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कहलाएंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ज्यादा मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व कहलाएंगे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को भी दोबारा यहाँ पे उपवर्गों में बांटा गया है। उपवर्ग यहाँ पे 3 उपवर्ग बनाए गए हैं इसका। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स यानी संरचनात्मक पोषक तत्व, और प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व। दूसरा है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी द्वितीयक पोषक तत्व। ठीक है, 3 उपवर्ग यहाँ पे बनाए गए हैं, देखेंगे एक एक करके। स्ट्रक्चरल न्यूट्रिएंट्स ये क्या होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी CH और O। ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो कि निर्माण करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, यानी जैविक अणु का। जैविक अणु किसके, सेल के, यानी पादप में जो उपस्थित कोशिका रहती है उसके जैविक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैविक अणु यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। और ये दर्शाते हैं क्या, नॉन मिनरल क्लास ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, यानी एक होता है खनिज और दूसरा होता है, खनिज यानी होता है मिनरल, ठीक है, और ये दूसरा होता है नॉन मिनरल। तो नॉन मिनरल क्लास ये दर्शाते हैं किसकी, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो CHO है। अगला है प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम यानी K और फास्फोरस NPK, ये आते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत। और इनकी 75% तक आवश्यकता होती है पादपों को। ठीक है, पौधे या पादपों को 75% तक आवश्यकता होती है, इसलिए इनको प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स कहा गया है, यानी प्राथमिक पोषक तत्व इन्हें कहा गया है। और ये आवश्यक होते हैं जो पौधे रहते हैं उनकी फंक्शनिंग में और जो प्लांट एंजाइम रहते हैं उनकी फंक्शनिंग और यहाँ पे बायोकेमिकल प्रोसेस यानी जैव रासायनिक प्रोसेस रहती है, जैव रासायनिक प्रक्रिया है, उसमें ये आवश्यक होते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स यानी N, P और K। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी द्वितीयक पोषक तत्व, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये वर्गीकृत किए जाते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स यानी द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर याद रखिए। अगला है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसा कि नाम से स्पष्ट है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पादपों को कम होती है। ठीक है, मैक्रो की अपेक्षा यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा इनकी आवश्यकता कम होती है, इसलिए इनको बोलेंगे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये आवश्यक होते हैं किसके लिए, पादप या पौधे की ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए, यानी वृद्धि और वातावरण में बने रहने के लिए आवश्यक होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे निभाते हैं किसमें, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, यानी उपापचयी और जो प्रक्रिया होती है जैसे फोटोसिंथेसिस और श्वसन वगैरह में, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उसमें। ठीक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं कौन से, बोरॉन, जिंक, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 जो होते हैं, 7 होते हैं इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो 16 में से कितने होते हैं, 16 में से 7 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, बाकी के बच्चे 9 इसके किसके अंतर्गत आते हैं, वे आते हैं यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत। ठीक है, 7 होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। 7 के बारे में हम जानेंगे एक करके कि इनकी आवश्यकता क्यों होती है और इनकी कमी से क्या क्या हो सकते हैं पौधों में। पहले बात करते हैं हम बोरॉन की, जो कि आवश्यक होता है
फॉर्मेशन और स्ट्रेंथनिंग में किसके, सेल वॉल की, पादप की सेल वॉल के निर्माण में और इसको मजबूती देने में आवश्यक होता है बोरॉन। और साथ ही साथ फ्लावरिंग में, यानी जब पुष्प वगैरह बनते हैं, फ्रूटिंग में, फल के विकास में, और पॉलन जर्मिनेशन यानी जो परागण होता है उसमें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं बोरॉन तत्व, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो सकता है, बोरॉन की कमी से हो सकता है जो सीड और ग्रेन यानी बीज और अनाज का उत्पादन यहाँ पे कम हो सकता है। बीज और अनाज के उत्पादन में यहाँ पे इसका इफेक्ट पड़ेगा बोरॉन की कमी से। अगला है जिंक। जिंक सहायक होता है फोटोसिंथेसिस में, यानी प्रकाश संश्लेषण में ये आवश्यक भूमिका अपनी निभाते हैं, और वृद्धि नियामक में, ठीक है, वृद्धि नियामक के रूप में ये होते हैं जिंक। ये होते हैं ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर जो होते हैं, उस पीजीआर जो होते हैं ना प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, जो कि पादपों की वृद्धि में नियामक की भूमिका निभाते हैं, वो उसके अंतर्गत भी ये आते हैं जिंक, ठीक है। और इसकी कमी से क्या हो सकते हैं, इसकी कमी से हो सकते हैं स्लोअर मैच्योरिटी, यानी धीमी परिपक्वता, ठीक है। ये बहुत ही धीमी बहुत ही कम स्पीड से ये परिपक्व होंगे यानी विकसित होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो पत्ती का साइज है, ठीक है, पत्तियों का आकार कम होगा जिंक की कमी से, जिंक की मात्रा यहाँ पे नहीं मिलेगी तो पत्तियों का आकार कम होगा। अगर है मैंगनीज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि इसमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में, और नाइट्रोजन संबंधित जो चीज़ें रहती है स्थिरीकरण वगैरह, वो सारी चीज़ें में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मैंगनीज। और इसकी कमी से जो मैच्योरिटी रहती है यानी जो परिपक्वता रहती है वो धीमी होती है, मतलब होती है लेकिन लेट होती है। मैंगनीज यदि ना हो तो वो उसका समय बढ़ जाता है, नहीं डिले हो जाती है, धीमी हो जाती है, यानी आगे बढ़ जाती है उसकी जो मैच्योरिटी फेज रहता है। और साथ ही साथ जो पत्ती वगैरह झड़ती है उसमें पत्ती वगैरह के झड़ने में यहाँ पे पत्ती वगैरह झड़ जाती है यदि मैंगनीज की उपस्थिति ना हो तो, ठीक है। मैंगनीज यदि कमी होगी तो पत्तियां जल्दी झड़ेगी, ठीक है। अगला है आयरन। यहाँ पे उपयोग होता है आयरन, या फिर आयन इसको बोलते हैं। आयन आपने मूवी देखी होगी आयन मैन ये यही वाला रहता है आयन, और इसको आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, आयरन भी बोल सकते हैं, दोनों चीज़ें उपयोग में लाते हैं। जो आयरन रहता है एनर्जी ट्रांसफर यानी ऊर्जा के स्थानांतरण के लिए यहाँ पे उपयोग में आता है। नाइट्रोजन की कमी और फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण के लिए यहाँ पे यहाँ पे आयरन का यूज़ होता है। और इसकी कमी से क्या हो सकते हैं, जो पत्तियां रहती है वो पीली पड़ने लगती है जल्दी, ठीक है। जो पत्ती को पीला पड़ना आयरन की कमी के कारण होता है। अगला है कॉपर यहाँ पे जिम्मेदार होता है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए, और ग्रेन अनाज उत्पादन के लिए, और साथ ही साथ सेल वॉल को मजबूती देने के लिए ये आवश्यक होता है कॉपर। और कॉपर की कमी से यहाँ पे जो पत्तियां रहती है वो पीली पड़ने लगती हैं, और इसमें स्टंटेड ग्रोथ मतलब होता है कि उम्र के अनुसार वृद्धि ना होना, यानी जो जब पौधा लगा है तो समय बीतता जा रहा है लेकिन उसके समय के साथ साथ उसमें वृद्धि नहीं हो रही, तो उसको बोलेंगे स्टंटेड ग्रोथ वहाँ पे होती है कॉपर की यदि वहाँ पे कमी हो तो। अगला है मोलिब्डेनम आवश्यक होता है पोलन फॉर्मेशन, यानी यहाँ पे जो परागण वगैरह की जो प्रक्रिया रहती है उसमें ये मोलिब्डेनम बहुत ही काम आता है। और नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ठीक है, इसमें ये काम आता है। और मोलिब्डेनम की कमी से जो फ्रूट यानी फल और जो अनाज है वो उसमें उसके उत्पादन में कमी आती है मोलिब्डेनम की कमी से। अगला है क्लोरीन। ये क्लोरीन आवश्यक होता है ऑस्मोसिस के लिए यानी परासरण के लिए, ठीक है। ऑस्मोसिस यानी परासरण में आप समझ लिए कि ये दो द्रव रहते हैं या दो घोल के बीच में जो ट्रांसफर जो आदान प्रदान चलता है, जो ट्रांसफर होता है उसमें उससे संबंधित होता है परासरण। आपने रसायन विज्ञान में पढ़ा होगा इसको, परासरण, ठीक है। तो परासरण ये इस प्रकार से होता है, दो घोल या फिर दो द्रवों के बीच में जो आपस में ट्रांसफर होता है उसको बोलेंगे परासरण। और ये इसकी खास बात होती है, ये एक अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से होता है,
अर्धपारगम झिल्ली के माध्यम से, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। और कहाँ थे हम, फॉर्मेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, हाँ सॉरी यहाँ पे क्लोरीन वाले ऑस्मोसिस में थे। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्लोरीन, और आयनिक संतुलन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और क्लोरीन की कमी से क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, प्लांट ग्रोथ में यानी पादप की वृद्धि में यहाँ पे फर्क पड़ता है, और साथ ही साथ डिक्रीज रेजिस्टेंस यानी जो पादप वृद्धि करते हैं उसमें कमी देखने को मिलती है, ठीक है, वहाँ पे ये बाधक हो जाते हैं यदि क्लोरीन की उपस्थिति ना हो तो। क्लोरीन पादप की वृद्धि में बाधकता उत्पन्न होती है यदि क्लोरीन उपस्थित ना हो, यदि हम क्लोरीन वहाँ पे पादपों को ना दे तो। अगला है जैविक उर्वरक। ये हमने अभी तक क्या पढ़ा मैं आपको बता दूं, ये है पादपों का जो पादप में पोषक तत्व रहते हैं जो आवश्यक रहते हैं उनको वर्गीकरण हमने देखा अभी। ये देखिए हम पढ़ रहे थे उर्वरक, इसके अंतर्गत ये पोषक तत्व का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम वर्गीकरण देखेंगे फर्टिलाइजर्स का, यानी उर्वरकों का वर्गीकरण हम देखेंगे, ठीक है। आपको एकदम स्पष्ट होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और किस दिशा में ये जा रहा है हमारा जो लेक्चर है। पादप में पोषक तत्वों का वर्गीकरण हमने देख लिया। अब हम पढ़ेंगे उर्वरकों का वर्गीकरण। ये है दो प्रकार के हैं, जैविक उर्वरक और ये होते हैं अजैविक उर्वरक, ठीक है, यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। जैविक उर्वरक को यहाँ पे बोलेंगे इंग्लिश में। जैविक उर्वरकों का निर्माण मुख्यतः पशुओं एवं मानवों द्वारा उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों जैसे गोबर और मलमूत्र, अपघटित जैव पदार्थ जैसे सब्जी फल के अवशिष्ट आदि, इससे किया जाता है इसका निर्माण। किसका, जैविक उर्वरक यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का। जैविक उर्वरकों में हानिकारक रसायनों की अनुपस्थिति होती है, यानी इसमें ऐसे रसायन नहीं होते हैं जो कि पादप या फिर वातावरण को नुकसान पहुंचाएं। इसलिए ये पर्यावरणीय सुरक्षा एवं मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम उर्वरक माने जाते हैं, बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। ये जो फर्टिलाइजर है बहुत ही एक्सीलेंट क्वालिटी के फर्टिलाइजर ये कहलाते हैं, क्योंकि ये पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित होते हैं और मानव स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही अच्छे होते हैं। अगला है अजैविक उर्वरक यानी इनऑर्गेनिक केमिकल फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स इसे बोलेंगे अजैविक उर्वरक को। अजैविक अथवा रासायनिक उर्वरक विभिन्न प्रकार के रासायनिक यौगिकों, खनिजों आदि के उपयोग से प्रयोगशाला में व्यावसायिक स्तर पर निर्मित किए जाते हैं, ठीक है। किस किस से यहाँ पे बनते हैं, रासायनिक यौगिकों खनिज आदि के उपयोग से प्रयोगशाला में व्यावसायिक स्तर पर ये निर्मित किए जाते हैं। जो अजैविक या फिर रासायनिक उर्वरक रहते हैं वो। रासायनिक उर्वरक जैविक उर्वरकों की अपेक्षा शीघ्रता से विघटित होकर पादपों को पोषण प्रदान करते हैं, और ये किसी एक अथवा एक से अधिक पोषक तत्वों से समृद्ध होते हैं। ये जो यौगिक वाले रहते हैं, जो रासायनिक उर्वरक रहते हैं वो क्या, एक से अधिक पोषक तत्व इसमें रहते हैं एक बार में, ठीक है, यानी एक से अधिक पोषक तत्व से समृद्धि होते हैं, और इसलिए मृदा एवं फसल की आवश्यकता के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। फसल वहाँ पर देखा जाता है कौन सी है, और मृदा का प्रकार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद ही रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अब हम देखेंगे रासायनिक उर्वरकों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। यहाँ पे आपको जो इसकी क्रोनोलॉजी समझ में आ रही है, हम क्या पढ़ रहे थे पहले, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ। उर्वरक पढ़े हमने, ठीक है, और उर्वरक के अंतर्गत आया था पादप से संबंधित पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्व के वर्गीकरण हमने देखे, दो प्रकार के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं उर्वरक का वर्गीकरण हमने देखे, ठीक है। उर्वरक का वर्गीकरण हमने देखे जैविक और अजैविक रूप से, ठीक है, जैविक और दूसरा है अजैविक, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ ली हमने। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं अजैविक यानी रासायनिक उर्वरक जो रहते हैं उसके प्रकार, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ये किस प्रकार से लेक्चर चल रहा है।
उर्वरक के अंतर्गत हमने पढ़े पादप पोषक तत्व, फिर यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े। फिर उर्वरक का वर्गीकरण में हमने पढ़े जैविक उर्वरक और अजैविक उर्वरक। ठीक है, अब अजैविक उर्वरकों के प्रकार के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आगे समझ में जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी, नहीं तो कहीं का कहीं मिक्स ना हो जाए। इंग्लिश में इसे बोलेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। रासायनिक उर्वरकों के प्रमुख प्रकार एवं उनका उपयोग यहाँ पे दिया गया है। पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक, और यहाँ पे दूसरा है फॉस्फेटिक उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, और यहाँ पे है एनपीके उर्वरक। ठीक है, चारों का हम देखेंगे, 4 प्रकार से इनको वर्गीकृत किया गया है। रासायनिक वाले जो रहते हैं उर्वरक, उनके प्रकार में पहला है नाइट्रोजनी उर्वरक यानी नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर्स। इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व नाइट्रोजन होता है, इसलिए इसे बोलेंगे नाइट्रोजनी उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजन इसमें मुख्य संगठक तत्व रहता है। और जो फॉस्फेटिक वाला जो रहेगा, इसमें रहेगा फास्फोरस, और जो पोटेशियम वाला रहेगा इसमें मुख्य संगठक तत्व रहेगा पोटेशियम। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट है यहाँ पे। और जो एनपीके वाला है, एनपीके में तीनों रहेंगे, एन पी और के, यहाँ पे एक अनुपात में ये रहेंगे, एक अनुपात में रहेंगी कि फसल में कितना रेशियो इनका चाहिए, कितनी रेशियो की आवश्यकता है या कितने अनुपात की इसमें आवश्यकता है, उसके अनुसार एनपीके में। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसमें इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व होता है नाइट्रोजन, जो इनमें नाइट्रेट यानी NO3 माइनस, अमोनियम यानी NH4 प्लस एवं अमोनियम नाइट्रेट यानी NH4NO3 के रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में अमोनिया यानी NH3 एवं इसके अनेक यौगिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। जो नाइट्रोजनी उर्वरक रहते हैं उसके निर्माण में इसका अमोनिया और इसके अनेक यौगिकों का उपयोग यहाँ पे करेंगे। जैसे अमोनियम सल्फेट, इसमें 20% तक उपस्थिति होती है नाइट्रोजन की। अमोनियम क्लोराइड, इसमें 24 से लेकर 26% तक नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। अगला है डाई अमोनियम सल्फेट, इसमें 18% तक नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। और अमोनियम नाइट्रेट 33% नाइट्रोजन, यूरिया 46% तक नाइट्रोजन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट इसमें 26% नाइट्रोजन यहाँ पे उपस्थित रहता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त सोडियम नाइट्रेट में रहता है 16%, और कैल्शियम नाइट्रेट में रहता है 15.5%, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्रेट में यहाँ पर रहेगा 13% नाइट्रोजन। ठीक है, आदि का प्रयोग यहाँ पे करते हैं किसके निर्माण में, नाइट्रोजनी उर्वरकों के निर्माण में। ठीक है, और इनका उपयोग क्या होता है, इनका उपयोग पादपों में इनका उपयोग होता है नाइट्रोजन पादपों में जीव द्रव यानी प्रोटोप्लाज्म और अमीनो अम्ल जैसे अमीनो अम्ल अर्थात प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल जैसे DNA और RNA के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाइट्रोजनी उर्वरक यानी नाइट्रोजीनस फर्टिलाइजर के पादपों में इसका उपयोग हमने देखे भी। अगला है फॉस्फेटिक उर्वरक यानी फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, इंग्लिश में से बोलेंगे। फॉस्फेटिक उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व फॉस्फेट होता है। क्या होता है, फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट को दर्शाते हैं P से। जो फास्फोरस रहता है उसको दर्शाते हैं P से। ठीक है, तो इसमें रहता है फॉस्फेट, और जो पोटेशियम रहेगा उसको दर्शाएंगे K से। इन उर्वरकों का निर्माण सिंगल सुपर फास्फेट, जिसमें इसको इंग्लिश में बोलेंगे और शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं SSP, 16 से 18% तक। डबल सुपर फास्फेट में यानी DSP, डबल सुपर फास्फेट में 32% तक फास्फोरस, और ट्रिपल सुपर फास्फेट में 42% तक यहाँ पे उपस्थित रहता है। और क्षारीय धातुमल लोहा एवं इस्पात उद्योग का उप उत्पाद में 18% तक जो फास्फोरस रहता है वो यहाँ पे उपस्थित रहता है। आदि ये जो रसायन हम देखे SSP, DSP, TSP और ये जो है क्षारीय धातुमल, इन रसायनों के उत्पाद से निर्मित किया जाता है फॉस्फेटिक उर्वरक। अधिकतर फॉस्फेटिक उर्वरक जल में उच्च विलय होते हैं। पादपों में इनका उपयोग हम देखेंगे तो फास्फोरस पादपों की जड़ रूट यानी होती है जड़। ठीक है, इंग्लिश में से रूट बोलेंगे जड़ को। तने यानी स्टेम, बीज एवं फूलों के विकास में तथा फसलों की परिपक्वता यानी क्रॉप मैच्योरिटी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फॉस्फेटिक उर्वरक। अगला है पोटेशियम उर्वरक। पोटास
इन उर्वरकों का मुख्य संगठक तत्व है और पोटेशियम खनिजों का मिश्रण होता है। इसमें मुख्य संगठक तत्व क्या है पोटास और पोटेशियम खनिजों का मिश्रण। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट आदि प्रमुख पोटेशियम उर्वरक है। कौन कौन से? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट। पादपों में इनका उपयोग देखेंगे तो पोटेशियम पत्तियों में होने वाली जल हानि को नियंत्रित करता है। इस प्रकार यह पादपों की सूखा सहन शक्ति यानी ड्रॉट टॉलरेंस में वृद्धि करता है। इसके अतिरिक्त यह फलों के रंग एवं आकार के निर्धारण के लिए भी आवश्यक है। कौन सा? पोटेशियम उर्वरक, फलों के रंग और आकार के लिए। अगला है एनपीके उर्वरक, एनपीके फर्टिलाइजर्स। एनपीके उर्वरकों में पादपों के समुचित विकास हेतु आवश्यक तीनों सर्वप्रमुख पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम का उचित अनुपात में मिश्रण होता है। यानी एनपीके का एक निश्चित अनुपात में यहाँ पे इसको मिलाते हैं, निश्चित अनुपात में इनका मिश्रण होता है, इसलिए इन्हें यौगिक उर्वरक यानी कंपाउंड फर्टिलाइजर्स अथवा पूर्ण उर्वरक यानी कंप्लीट फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है। ठीक, तो ये थे सारे टॉपिक्स हमने अभी डिस्कस किए। मैं आपको फिर से बता देता हूँ जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। डिस्कस के अंतर्गत हमने देखे अभी सबसे पहले देखे थे क्या? उर्वरक, फर्टिलाइजर के अंतर्गत पादप के पोषक तत्व, उसका वर्गीकरण, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत उर्वरकों का वर्गीकरण, जैविक उर्वरक और अजैविक उर्वरक, और इसके बाद हमने और पढ़े इसमें अजैविक उर्वरकों का वर्गीकरण। ठीक है, अजैविक उर्वरकों का वर्गीकरण, ये सारी चीजें हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। आई होप ये टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। ठीक है तो ये टॉपिक्स यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे समझ में आए होंगे, और यदि आपने यहाँ तक ये लेक्चर देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दें, क्योंकि आपके फीडबैक से हमें आगे की राह पता चलती है कि हमें इस लेक्चर की सीरीज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है। और यदि आपको लेक्चर पसंद ना आए तो आप लेक्चर को डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले लेक्चर जो सीरीज आएगी उसमें हम इसको अच्छे से और ज़्यादा इम्प्रूव करके हम आपको दे सकें। और यदि आपको लेक्चर पसंद है तो लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, और जो भी एमपीपीएससी 2020 के पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहता है या इससे संबंधित जो सामान्य विज्ञान पढ़ना चाहता है, आप उन तक ये लेक्चर शेयर कर सकते हैं। तो लेक्चर को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Let's crack it. यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण से संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा? आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस, कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व,
और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।